हाँ, वीडियो सीरीज के पार्ट 3 में आपका स्वागत है। इसमें वैसे टॉपिक्स कवर किए जा रहे हैं जो किसी और पुस्तकों में आपके व्यवस्थित रूप से नहीं मिलेंगे। आजकल के परीक्षाओं में पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न, ठीक है? तो ऐसे ही 400 अराउंड टॉपिक्स है। पूरी तरीके से जो पूर्व में क्वेश्चंस पूछे गए उसके आधार पे इसको बनाया गया है, ठीक है? तो पहला टॉपिक आज का हमारा है गैसों व ऊष्मा से संबंधित जो महत्वपूर्ण नियम है, जो आजकल बीपीएससी के हर एक एग्जाम में आपको पूछा जाता है, चाहे मैच द फॉलोइंग करके पूछा जा रहा हो या फिर स्टेटमेंट आपको दे दिया जाएगा, ठीक है? तो सबसे पहला नियम है बॉयल्स का नियम। बॉयल्स का नियम ये कहता है कि अगर हमारा, ये गैस से संबंधित नियम है, आप याद रखिएगा। अगर हमारा तापमान स्थिर हो तो गैस का जो दाब है वो उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका क्या मतलब होता है? जो दाब होता है वो उसके आयतन के, कहने का मतलब है कि अगर हमारा प्रेशर दाब बढ़ा देंगे तो वॉल्यूम घट जाएगा। दाब बढ़ाने पे किसी भी चीज पे दाब गैस पे हम लगाएंगे तो उसका आयतन घट जाएगा, बशर्ते कि हमारा तापमान स्थिर हो। तो इसका शॉर्टकट है बॉल जो है वो पीवी, पीवी से संबंधित है, लेकिन ये 1/v याद रखना है, पीवी बॉल पीवी, ठीक है बॉयल्स। दूसरा है चार्ल्स का नियम। चार्ल्स का नियम ये कहता है कि अगर हमारा दाब स्थिर हो, दाब हम नहीं बढ़ा रहे हैं, जैसे गैस है उसके ऊपर में हम जो कोई दाब नहीं बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो उसका जो आयतन होता है उसके परम ताप के समानुपाती होता है। अब चार्ल्स को हम ट्रिक से याद रखते हैं, टीवी टेलीविजन, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, या ये कह सकते हैं कि वॉल्यूम बढ़ेगा तो अगर हम किसी का आयतन बढ़ा देंगे तो हमारा, ठीक है, जो उसका तापमान है, जो परम ताप है वो हमारा बढ़ जाएगा। ये आपको नियम, ये आपने पढ़ा भी होगा, यहाँ भी आप एमसीक्यू बनेगा। बॉयल्स का नियम किस चीज से संबंधित है? इसका स्टेटमेंट आ जाएगा पी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/b। चार्ल्स का नियम वॉल्यूम टेम्परेचर के। आगे हम और पढ़ते हैं, ठीक है? तो जो डाल्टन का आंशिक दाब नियम है, तो एक यहाँ पे एमसीक्यू बनेगा, जो आंशिक दाब नियम है वो किसने दिया था? वो डाल्टन ने दिया था। तो ये क्या कहता है कि जो कुल दाब है वो सभी गैसों के आंशिक दाबों का योग है। बहुत ही सिंपल सा एक अलजेब्रिक सम है, ठीक है? कि जैसे बहुत सारे यहाँ पे प्रेशर्स हैं, सब प्रेशर को अगर हम जोड़ देंगे तो टोटल प्रेशर के बराबर होगा। आपको लगेगा ये बहुत सिंपल सा एक स्टेटमेंट है, पर ये प्रश्न पूछा जाएगा एमसीक्यू तो आपको बताना है डाल्टन। ये लुजाक का नियम जो हमारा चौथा नियम है, कि अगर हमारा आयतन स्थिर हो, आयतन हमको नहीं बढ़ाना है, जैसे कोई एक बॉक्स है उसी के अंदर में हमने गैस को फिल कर दिया, आयतन स्थिर हो, तो जो गैस का दाब है, जो प्रेशर है, वो उसके परम ताप के समानुपाती होता है। कहने का मतलब है अगर प्रेशर बढ़ेगा तो यहाँ से टेम्परेचर बढ़ेगा, मतलब इसका परम ताप बढ़ेगा। तो पीटी, ये लुजाक, मतलब आप याद रखें कि लुजाक है कोई वो, मतलब पीटी करता है, तो पीटी मतलब प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये आपको याद रखना है, एमसीक्यू इजिली बनेगा। अगला नियम है हेनरी का नियम। ये आपको क्या होगा, सीधा सीधा स्टेटमेंट दे दिया जाएगा और मैच द फॉलोइंग, या ये किसने दिया था, इस प्रकार का प्रश्न बनता है और पूछा जा रहा है, ठीक है? ये सब पूछे हुए प्रश्न ही हैं, उसी के आधार पर है। किसी द्रव में जो गैस की विलयिता है, जैसे अगर हम लिक्विड मान ले, पानी है, पानी के अंदर अगर कोई गैस जो घुलने की कैपेसिटी है, कितना घुल घुल सकता है, वो उसके दाब के समानुपाती होता है। मतलब जितना ज्यादा उस गैस पे प्रेशर होगा, जितना ज्यादा उस गैस पे दाब होगा, वो पानी में उतना ज्यादा अच्छे तरीके से घुलेगा। ये स्टेटमेंट है, ये किसने दिया था? ये हेनरी ने दिया था। बस आपको इतना ही याद रखना है, हेनरी ने दिया था कि अगर किसी गैस के ऊपर प्रेशर ज्यादा है तो वो किसी द्रव के अंदर आसानी से घुल सकता है। ये आपका 5 नियम खत्म। एवोगैड्रो का नियम, एवोगैड्रो नंबर के बारे में आप जानते होंगे। तो अगर किसी भी गैस का तापमान या प्रेशर, मतलब कोई एक गैस अगर किसी कंटेनर में रखा हुआ है, अगर उसका टेम्परेचर या प्रेशर एकदम कांस्टेंट हो, सब कुछ कांस्टेंट हो, और उसका आयतन वॉल्यूम भी कुछ नहीं बदल रहा है, तो उसके अंदर जो होंगे वो समान अणु होंगे। कहने का मतलब जैसे ये ए बॉक्स है, ये बी बॉक्स है, दोनों के अंदर गैस रखा हुआ है, इसका तापमान, इसका दाब और आयतन बराबर, ए और बी का दोनों का बराबर है, तो इसके जो अणु होंगे जिनसे वो बना हुआ है वो भी बराबर होगा। ये एवोगैड्रो का एकदम सिंपल सा नियम कहता है। अगर अणु से संबंधित पूछा जाएगा तो आपको एवोगैड्रो टिक लगाना है। ये एमसीक्यू आने ही वाला है, किसी न किसी परीक्षा में आपको पूछा जा सकता है। अगला जो टॉपिक है आपका ग्राहम का प्रसरण नियम। प्रसरण क्या होता है? डिफ्यूजन, प्रसरण। किसी भी गैस का विस्तार होना। फॉर एग्जाम्पल अगर अगरबत्ती है, अगरबत्ती अगर जल रही है तो उसकी जो खुशबू है रूम के दूसरे कोनों में जा रही है, उसको प्रसरण बोलते हैं। तो इसका जो ग्राहम ने प्रसरण से संबंधित एक नियम दिया था कि जो प्रसरण की दर है, मतलब वो कितनी स्पीड से पूरे रूम में उसकी खुशबू फैलेगी,
वो उसके मोलर द्रव्यमान के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा आपको, यहाँ पे ज्यादा दिमाग लगाना भी नहीं है। बस इतना जानना कि जो प्रसरण दर है वो 1/√m है, कि अ, इस पे डिपेंड करेगा। मतलब जो इसका मास होगा, जो मोलर मास होगा, उसको अंडर रूट में ले लेंगे 1/, ये स्टेटमेंट पूछेगा कि ये 1/√m है, किसने दिया था? जो प्रसरण दर से संबंधित नियम किसने दिया था? तो ग्राहम ने दिया था। उससे उसका क्या इक्वेशन है? तो यही है 1/√m, आपको याद रखना है। आदर्श गैस समीकरण, ये कई बार पूछा जाता है, पीवी इक्वल टू एनआरटी, मतलब दाब इंटू जो आयतन होता है वो एनआरटी के बराबर होता है। बस एक स्टेटमेंट याद रखना है कि क्या था। जूल का नियम, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जूल का नियम, जो आंतरिक ऊर्जा है, जो किसी भी गैस की, ये गैस की ही बात हो रही है सब में, जो किसी भी गैस के अंदर में जो हमारे पास एनर्जी होता है, जैसे कोई गैस है, ऑक्सीजन ही है या ब्यूटेन है या कोई सा भी गैस हम लोग यूज करते हैं, ठीक है? तो उस गैस के अंदर में जो ऊर्जा है वो उसके ताप पर निर्भर करता है, सिर्फ टेम्परेचर पे। इसका क्या मतलब है कि प्रेशर और वॉल्यूम, मतलब है कि दाब और आयतन पे निर्भर नहीं करता है। ये किसने बोला था? जूल ने। सिर्फ और सिर्फ तापमान पर निर्भर करता है। जितना ज्यादा आप तापमान बढ़ाएंगे उतनी ज्यादा उस गैस के अंदर एनर्जी होगी। ये जूल का नियम है। किसने दिया था? जूल का। अगेन अगला है हमारे पास किरचॉफ का विकिरण नियम। विकिरण मतलब होता है रेडिएशन, जो रेडिएशन निकलता है, इसमें क्या है? उत्सर्जन एवं अवशोषण। उत्सर्जन मतलब जैसे कोई बॉडी है, ठीक है, ये गैस, इसके अंदर से जो तापमान निकलेगा, जो हीट निकलती है, उसको उत्सर्जन बोलते हैं। या बाहर के हीट को ये अपने अंदर समाहित कर लेता है, उसको अवशोषण बोलते हैं। उसका जो अनुपात है वो सिर्फ तापमान पे निर्भर करता है, मतलब जो टेम्परेचर आसपास का होगा, ठीक है, उस या बॉडी टेम्परेचर होगा, उस पर निर्भर करेगा कि कितना अवशोषण कर रहा है और कितना हीट वो दे रहा है। अब इसी से संबंधित एक प्रश्न है जो पूछा जाता है, ब्लैक बॉडी क्या है? ब्लैक बॉडी एक टर्म है साइंस के, इसमें जो सभी रेडिएशन, जो सभी विकिरणों को पूर्ण अवशोषण करती है। मतलब जैसे अगर कोई ब्लैक बॉडी है, ठीक है, अगर इस पे हम लोग गर्म कर रहे हैं या सूरज की किरणें आ रही, जितनी आ रही है, ठीक है, उसको 100% ये पूरी तरीके से अपने अंदर समाहित कर लेता है, उसको ब्लैक बॉडी कहते हैं। तो ब्लैक बॉडी ये है। हालांकि उत्सर्जित भी ये उतनी ही करती है जब बाहर का टेम्परेचर ठंडा होगा। तो ब्लैक बॉडी से संबंधित भी किरचॉफ ने ही दिया था नियम। उत्सर्जन अवशोषण से संबंधित पूछा जाएगा तो किरचॉफ यहाँ पे आपका एमसीक्यू बन जाएगा, ठीक है। अगला है वॉन्डर वॉल्स समीकरण। ये किस चीज से संबंधित है? ज्यादा कुछ नहीं, वास्तविक गैसों के लिए, मतलब जो हम लोग आदर्श गैस के बारे में इक्वेशन पढ़ते हैं, मतलब रियल में तो गैस उस तरीके से बिहेव नहीं करती है ना, हम लोग तो एक तरह से थ्योरेटिकल बातें पढ़ते हैं। तो लेकिन वास्तविक जो गैसें हैं उनके लिए जो एक समीकरण दिया गया था वो वॉन्डर वॉल्स ने दिया था। ज्यादा हम लोग यहाँ पे केमिस्ट्री का प्रोफेसर नहीं बनना है, ज्यादा केमिस्ट्री के बारे में हमको नहीं जानना है, ठीक है। बस बेसिक हमको समझना है, क्योंकि जो आपके जनरल कंपटीशन के एग्जामों में पूछे जाते हैं आपका सॉल्व हो जाए। आपके ऐसे प्रश्न जो कोई और सॉल्व नहीं कर पाए, आप यहाँ से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सारा का सारा इक्वेशन जो थ्योरी है आपको यहाँ पे, स्टीफन बोल्ट्जमैन का नियम, ये भी ब्लैक बॉडी से संबंधित है, जिसको कृष्णिका बोलते हैं, ठीक है। ये अगर ब्लैक बॉडी है, कृष्णिका बोलते हैं। जो उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा होती है वो उसके तुरंत ताप है, मतलब इससे जो, पहली बात तो इसने एब्जॉर्ब कर लिया 100%, जितना भी एनर्जी आया उसको एब्जॉर्ब कर लिया। अब उतनी ही एनर्जी को वो उत्सर्जित भी करता है, अपने अंदर से बाहर निकालता है, तो उसके परम ताप के चौथी घात के बराबर होता है। कहने का मतलब है कि जो एनर्जी वो निकालेगा वो T⁴ पे डिपेंड करेगा। ये आपसे सीधा सीधा इक्वेशन पूछेगा कि ये किससे संबंधित है। आपको लगेगा ये साइंस का इतना डीप क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? आप बीपीएससी के प्रश्न उठा के देख लो, पूछा जा रहा है। बीएसएससी ने भी बहुत चीजें अपने अंदर बदलाव किए, पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आपको ये सब चीजें जाननी होंगी, बहुत ज्यादा डीप समझना नहीं है कॉन्सेप्ट, लेकिन आपको बस बेसिक समझ जाना है। अगला है आपके पास 13 नंबर, ले शैटिलियर सिद्धांत। ये बस आपको स्टेटमेंट याद रखना है कि जो संतुलन प्रणाली है वो परिवर्तन का विरोध करती है। जैसे कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम क्या होता है? मतलब उसके अंदर अब किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं है अपनी जगह पे, चाहे इसका टेम्परेचर हो, प्रेशर हो या आयतन हो, वो एक जगह पड़ी हुई है। तो अगर इसके अंदर परिवर्तन, जो हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया जड़त्व पढ़ते हैं, जड़त्व से संबंध आप इसको ये कर सकते हैं कि अपने इसमें किसी भी प्रकार के परिवर्तन को ये विरोध करता है। अगर इससे एमसीक्यू पूछा जाएगा, ये किसने बताया था? ये ले शैटिलियर सिद्धांत ने दिया था। वर्ष भी लिखा हुआ है लेकिन इतना वर्ष
याद रखना इतना आसान नहीं है, तो इसीलिए आपको बस स्टेटमेंट याद रखना। वीन्स का विस्थापन नियम, जो डिस्प्लेसमेंट नियम क्या है, ब्लैक बॉडी से संबंधित है। अगर वही ब्लैक बॉडी का मतलब क्या, जिसके ऊपर कोई अगर हीट दिया जाए वो सारे हीट को अपने अंदर डाल लेगी, उसको वेस्ट नहीं करेगी, और कुछ समय बाद जब बाहर का टेम्परेचर कम रहेगा तो सारी हीट को उत्सर्जित भी कर देती है, उसी को ब्लैक बॉडी कहते हैं। तो जो उसका तरंग दैर्घ्य होता है, ठीक है, तरंग दैर्घ्य आप जानते होंगे, वेवलेंथ, उसके परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जो हमारे पास रेडिएशन रेडिएशन है, रेडिएशन का जो तरंग दैर्घ्य होगा, लैम्डा इसको बोलते हैं, वो 1/t के बराबर होता है। ये स्टेटमेंट आपसे पूछा जाएगा किसने दिया था, तो वीन्स विस्थापन में। ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसी प्रकार से रॉल्स का नियम है। रॉल्स क्या कहता है, जो वेपर प्रेशर होता है वो उसके मूल अंश द्रव्यमान पर निर्भर करता है। द्रव्यमान कहने का मतलब है कि जो वेपर, हम जानते हैं भाप जो होता है, वाष्प जो होता है, वाष्प दाब से संबंधित किसने दिया था, तो रॉल्स ने दिया था। वो किस पे निर्भर करता है, वो निर्भर करता है उसके मास पे, मोलर मास जिसको आप बोल सकते हैं, मोलर मास पे निर्भर करता है। अगर जितना ज्यादा मास होगा वाष्प दाब उतना होगा। तो ये आपको बहुत ही बेसिक स्टेटमेंट लगेगा समझने में, लेकिन आप जानिएगा कि वाष्प दाब से संबंधित नियम किसने दिया था, तो रॉल्स ने दिया था। मैच द फॉलोइंग में आपको आ रहा है कुछ, हेस का नियम, ठीक है। जो कुल इंथैल्पी होती है, इंथैल्पी मतलब जो ऊष्मा परिवर्तन होता है, वो परिवर्तन पथ पर निर्भर नहीं करता। आपको लगेगा यार क्या पढ़ा रहे हो, इतना क्या है समझना इसके अंदर, आपको बस बेसिक क्या समझना है कि जो ऊष्मा परिवर्तन होता है वो प्रथम और आखिरी, ये दो पॉइंट पे निर्भर करता है। बीच में वो ऐसे जा रहा है या ऐसे जा रहा है या ऐसे जा रहा है, इस पर निर्भर नहीं करता। अगर ये 10 डिग्री है, मान लेते हैं ये 5 डिग्री है, अगर टेम्परेचर का एग्जांपल देके हम समझा रहे हैं, इसको ज्यादा लिटरली नहीं लेना है, तो 5 डिग्री इसका कम हो गया। अब वो यहाँ बीच में 7 था या बीच में 12 हो गया था, क्या हुआ था, इस पे आपको निर्भर नहीं है। तो ये कहता है कि परिवर्तन जो पथ होता है, पथ पर निर्भर नहीं करता, केवल प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है। ये किसने बोला था, ये हेस लॉ बोला था। हेस ने बोला था कि जो टोटल इंथैल्पी होगा या ऊष्मा का परिवर्तन होगा, वो सिर्फ और सिर्फ प्रारंभिक और आखिरी बिंदु पर निर्भर करता है। बीच में वो कैसे जा रहा है उस पे आपको निर्भर नहीं करता। बस यहाँ पे एमसीक्यू के लिए हम पढ़ा रहे हैं, इसको आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आप परेशान हो जाइएगा। आप चाहे साइंस के स्टूडेंट हो नहीं हो, आपको नहीं समझना है। बस हेस ने क्या बोला था, ऊष्मा परिवर्तन से संबंधित 2-4 बार पढ़िएगा, आपको प्रश्न आएगा, आप सॉल्व कर दीजिएगा इजिली। इसके बाहर इससे पूछा नहीं जाता, बहुत ही बेसिक स्टेटमेंट ही पूछा था। ऑस्टवाल्ड का तनुकरण नियम मतलब डाइल्यूशन लॉ। तनुकरण से आयनीकरण बढ़ता है, मतलब है कि डाइल्यूशन से, डाइल्यूशन अगर करेंगे, डाइल्यूशन क्या होता है, जैसे कोई मतलब पानी, जैसे जैसे कोई अम्ल है, ठीक है, और अम्ल के अंदर अगर हम पानी मिला दें तो इसको हम कहते हैं डाइल्यूशन करना, उसको थोड़ा सा हल्का, उसकी अम्लीयता को कम करना, ठीक है। पीएच वैल्यू ठीक है, बढ़ा बढ़ा देना, बट उसके अम्लीयता को हम कम करते हैं, तो उससे आयोनाइजेशन बढ़ता है। डाइल्यूशन से आयोनाइजेशन बढ़ता है, ठीक है। अगला है फेराडे का नियम। फेराडे का नियम जो है ना, वो फेराडे ने जो नियम दिया था वो इलेक्ट्रोलिसिस से संबंधित नियम दिया था। इलेक्ट्रोलिसिस, विद्युत अपघटन जिसको बोलते हैं, ठीक है। इसके दो नियम हैं, दोनों नियम में बस थोड़ा सा ही फर्क है। इसको अगेन आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगा के नहीं समझना है। जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप कोई इंजीनियरिंग नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। जो निक्षेपित द्रव्यमान है, जैसे इलेक्ट्रोलिसिस होता है, विद्युत अपघटन, अपघटन के बाद में जो प्रोडक्ट कैथोड एनोड पे जमा होता है, उसका जो निक्षेपित द्रव्यमान उसको बोला जाता है। सीधे आप द्रव्यमान देखिए, वो आवेश के समानुपाती होता है। आपको बस इतना याद रखना है कि मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। जो द्रव्यमान होता है वो आवेश के समानुपाती होता है, ये प्रथम नियम कहता है बस। और जो द्रव्यमान होता है, आवेश है ना, अब दूसरा कह रहा है कि जो द्रव्यमान है वो रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है, ये दूसरा नियम कह रहा है। आपको ये सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। दूसरा है कि मास क्रिया का नियम। मास क्रिया का नियम, अभिक्रिया दर सक्रिय द्रव्यमानों पर निर्भर करता है। इसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। दूसरा है कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन लॉ। अगेन ब्लैक बॉडी रेडिएशन लॉ किसने दिया था, तो मैक्स प्लैंक ने दिया था। ये सीधा सीधा पूछा जाएगा। इसके अंदर जो आपको एक एमसीक्यू बन गया। अगला बात है कि उत्सर्जित जो विकिरण होता है वो तापमान के समानुपाती होता है, मतलब इससे जो उत्सर्जन हो रहा है वो तापमान के
समानुपाती होता है। हमने पीछे क्या पढ़ा था कि जो ई होता है वो टी टू द पावर 4 होता है। ठीक है, आपको मैं दिखा दूं यहाँ पे। ये स्टीफन बोल्ट्जमैन ने दिया था कि जो हमारे पास उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा है ब्लैक बॉडी में टी टू द पावर 4 के बराबर होता है। लेकिन जो हमारे पास मैक्स प्लैंक ने दिया था वो ई तापमान के समानुपाती होता है। बस आपको इतना ही जानना है। सब किसने क्या बोला था? मैक्स प्लैंक ने तापमान की बात की थी, ठीक है, जबकि स्टीफन बोल्ट्ज ने टी टू द पावर 4 की बात की। साइंटिफिक है थोड़ा सा मुश्किल लगेगा समझना, लेकिन आपको ये मैं पीडीएफ दे दूंगा, आप इसको पढ़ लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक परीक्षा में इसके बाहर फिर आपको नहीं पूछा जाएगा। अगर पूछा जाएगा तो किसी से नहीं बनेगा। कूलम्ब्स का नियम है ये, आपको Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये आपको याद रखना है किसी भी तरीके से। क्या कहता है? यही है, दो बिंदु है, ठीक है, एक ये ए है, ये एक बी है। मतलब Q1 है इसका चार्ज, इसका Q2 है, और इसका डिस्टेंस दूरी r है, तो Q1 Q2 आर स्क्वायर होता है। जो अगर हम फोर्स निकालना चाहे, इलेक्ट्रो विद्युत बल, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, बस इतना याद रखना है। आपको कुछ प्रश्न बन जाएगा कि ये जो उनके बीच की दूरी जो होता है उसके स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बस इतना ही है और कुछ है नहीं। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा, लेकिन ये नियम पढ़ लीजिएगा तो आज के बीपीएससी बीएसएससी सीजीएल के लिए, सीजीएल 4 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल बढ़ चुका है। आपसे ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अधिकांश ठोस तत्वों में की परमाणु ऊष्मा लगभग स्थिर होती है। तो परमाणु ऊष्मा की बात की जाएगी, वो डिलोंग पटीट ने बोला था। अगला है न्यूटन का शीतलन नियम। किसी वस्तु के शीतलन की दर वस्तु एवं परिवेश के तापांतर के समानुपाती होता है। मतलब है कि कोई बॉडी है, अगर वो ठंडी हो रही है, ठीक है, तो ठंडी कितनी स्पीड से हो रही है, वो आसपास का जो टेम्परेचर होगा और इसका टेम्परेचर होगा, इन दोनों में जितना ज्यादा फर्क होगा उसके समानुपाती होगा। मतलब अगर बॉडी का टेम्परेचर मान लो 40 डिग्री सेल्सियस है, बाहर का 10 है, तो मतलब 30 का फर्क हो गया। अब वही इसका 30 रहता और इसका 10 रहता तो 20 का फर्क हो गया। तो कौन जल्दी से ठंडा होगा? तो ये जल्दी से ठंडा होगा। ये न्यूटन्स लॉ ने दिया था। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग या शीतलन का नियम किसने दिया था? तो न्यूटन ने दिया था। तो यहाँ पे मैंने अच्छे खासे टॉपिक से अराउंड 24 गो नियम आपके लिए मैंने कवर कर दिए हैं। इसका मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको 100% जो है ना, बस एक दो बार देख लीजिएगा। ज्यादा समझना नहीं है, अगेन आपको दिमाग नहीं लगाना है कि यार इतना ज्यादा ड्यूलोन पेटिट। बस आपको जानना है कि परमाणु जो उष्मा है वो स्थिर होती है। किसने बोला था? डिलोंग ने बोला था। कोई ना कोई ट्रिक लगा के आपको याद रखना है। एक जगह पे मिल रहा है, एक जगह पे ये चीज आपको 10 से 12 कहीं मिलेगा, मैक्सिमम कहीं भी 24 के 24 नहीं मिलेंगे। और ये कहीं ना कहीं सारे टॉपिक से प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, ओके, थैंक यू, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।